हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम हिस्ट्री के एक और तड़कते टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। टॉपिक है भूमि सुधार। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में टैक्स कलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था बनाई है। मुख्य बात यह है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये अलग अलग समय पे बनी है। ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली एक ही समय पे बन गई हों, नहीं, अलग अलग समय पे बनी है, ठीक है। और कुछ एक व्यवस्था में अलग अलग समय पे अलग अलग राज्य भी इंक्लूड किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। समझिए, 3 तरह की व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, एक है महलबाड़ी व्यवस्था, सेकंड जो है, एक है ये थर्ड वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस चित्र में आप एक बार देख लीजिए, महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी और क्या स्थायी व्यवस्था कहाँ थी। स्टार्ट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट, पहला वाला है ना, 1 1 2 3, ठीक है, ऐसे है। तो ये देखो, ये वाली जो यहाँ पे है आप देख पा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र है ये? बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। यहाँ पे ये व्यवस्थाएं लागू की गई हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ओके। अब समझो सेकंड है महलबाड़ी व्यवस्था। महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई है? ये इस क्षेत्र में लागू की गई है। कलर चेंज करके बता देते हैं। ये जो क्षेत्र है ये 2 नंबर पे रहा है, महलबाड़ी व्यवस्था यहाँ पे 2 नंबर पे जो है। और ये जो क्षेत्र है मद्रास प्रेसिडेंसी बोल सकते हो इसे। इस व्यवस्था में यहाँ व्यवस्था रही कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। समझिए, इसका भी मतलब अभी आगे समझते हैं। पहले इतना थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे और आपको दे रखा है महलबाड़ी व्यवस्था आपको कहाँ कहाँ मिल रही है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मिल रही है। हरा हरा जितना भी पोर्शन है वो महलबाड़ी व्यवस्था का है, ये वाला पोर्शन महलबाड़ी व्यवस्था का है। और जो रेड है, जहाँ जहाँ रेड आप देख पा रहे हो, वो सब जमींदारी व्यवस्था थी। ये वाला जो पोर्शन है ये जमींदारी व्यवस्था है। और इंडिविजुअल्स यहाँ देखो ब्लू जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। आपको जो विशेष याद रखना है वो याद रखना है, ये जो असम का जो एरिया है वो किस व्यवस्था में आ रहा है? हैं, असम का एरिया किस व्यवस्था में आ रहा है? सोचो, ब्लू में आ रहा है ना। ब्लू मतलब रैयतवाड़ी, ठीक है। और ये रैयतवाड़ी मतलब किसानों को मुखिया मान रहे हैं, रैयतों को मुखिया मान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और समझाना है? चित्र, ये वाला चित्र ज़्यादा अच्छा है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चित्र में ही। तो कोई आपसे पूछे उत्तर पश्चिम प्रांत में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, तो क्या उत्तर पश्चिम प्रांत बताओ? यही तो उत्तर पश्चिम प्रांत आपका ये है। कौन सी व्यवस्था लागू की गई है? महलबाड़ी सिस्टम, ठीक है। चलिए चित्र को देखते हुए अब आगे चलते हैं थ्योरी पे। ये महलबाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू की गई 3 प्रमुख भू राजस्व प्रणालियाँ थीं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को स्थायी और सुनिश्चित राजस्व प्राप्त करना था, लेकिन इससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर व्यवस्था में रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझो, पहली व्यवस्था है स्थायी व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था को और क्या बोलते हैं हम बताओ? जमींदारी व्यवस्था, है ना। क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था। ये पूरे अंग्रेजी शासन का कितना 19% क्षेत्रफल पर ये व्यवस्था लागू की गई। सबसे पहली बात तो ये है, ये याद रखना है आपको कि कौन सी व्यवस्था कितने क्षेत्रफल पर लागू की गई। तो सबसे कम क्षेत्रफल पर लागू की गई है ये जमींदारी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था। इससे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। बनारस और उत्तरी कर्नाटक के बाद में लेके आएगा इस व्यवस्था के अंतर्गत। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व स्थायी रूप से जमींदारों के साथ तय किया गया था। समझ रहे हैं? जमींदारों को मुखिया मान लिया गया, जिन्हें भूमि का मालिक भी मान लिया गया। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ? इस व्यवस्था में पूरी भूमि का मालिक किसको मान लिया गया? जमींदारों को। और अंग्रेजों ने उन्हीं के साथ टच किया कि भाई ठीक है, हमें इतना टैक्स आप दीजिए। जमींदारों से सीधे टैक्स वसूल किया है।
जमींदार किसानों से कर वसूल कर कर ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि देते थे। भाई जमींदार अपने घर से थोड़ी देगा, वो क्या करता था, वो किसानों जो किसानी काम कर रहे हैं तो किसानों से वो टैक्स लेता था, वो ऊपर पहुंचाता था कंपनी के लिए। वसूल कर कर 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग खुद को रखा जाता था। खुद को मतलब जमींदार रखता था अपने पास। इस व्यवस्था के तहत राजस्व की दर स्थायी रूप से तय कर दी गई, जिसके कारण किसानों का शोषण भी हुआ। किसानों का शोषण कैसे हुआ पता है आपको? इसमें एकदम तय कर दिया कि भाई हमें तो इतना टैक्स चाहिए, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब भाई आपको पता है खेती जो है वो पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती है ना। वातावरण पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती है। पता पड़े उस समय पे ज़्यादा बारिश पड़ गई, खेती बेकार हो गई, लेकिन आपको तो जो जिस हिसाब से सेट कर रखा है, मान लो 10% टैक्स देना है उसको, तो वो टैक्स 10% देना ही पड़ेगा। मतलब ही नहीं था, है ना। खेती वेती से खेती बेकार हो रही है, बर्बाद हो रही है, कोई मतलब नहीं। जो फिक्स हो गया वो देना है किसान को, ठीक है। तो इस तरह से किसानों का शोषण हुआ इस व्यवस्था में। आगे देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ ही होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। तो ये व्यवस्था किसके लिए है? सीधे किसानों से अटैचमेंट किया कि उन्होंने, अंग्रेजों ने, टैक्स करने के लिए। तो ये समस्त अंग्रेजी शासन का 51% क्षेत्रफल पर ये व्यवस्था लागू की गई है और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही व्यवस्था लागू की गई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास, बम्बई और असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत सीधे किसानों से भूमि कर वसूला जाता था। अर्थात क्या है, भूमि का मालिक किसको मान लिया गया? किसानों को भूमि का मालिक मान लिया गया। ये व्यवस्था फिर भी कहीं हद तक अच्छी है। भाई जिनकी ज़मीन है वही मालिक है। पहली व्यवस्था में तो मालिक ही बदल दिया, जमींदार मालिक बना दिए गए। समझिए, आगे बढ़ते हैं। समय समय पर संशोधित हुई दर, और इसमें जो कर की दर थी वो 33 से 55% तक रखी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये महालवाड़ी व्यवस्था, बहुत सारे गांवों को मिलाकर महाल बनता था, ठीक है। गांवों को मिलाकर ये 5-6 गांव मिला लिए, ये बन गया महाल। तो इसी का जो मुखिया होता था, महाल का मुखिया को जिम्मेदारी होती थी कि वो टैक्स को देगा अंग्रेज़ों को या अंग्रेजी सरकार को। ये व्यवस्था 30% क्षेत्रफल पर लागू की गई है समस्त अंग्रेजी शासन का। यह व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई और बाद में 1833 में विलियम बेंटिक द्वारा इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं। यह मुख्य रूप से कहाँ पे? उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जैसे कि आगरा वगैरह देखेंगे तो आपको यही व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई है वहाँ पे। इस व्यवस्था के तहत राजस्व गांव या महाल के आधार पर सामूहिक रूप से कर तय किया जाता था। गांव का मुखिया किसानों से कर एकत्र करके ब्रिटिश सरकार को देता था। इस व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था, ठीक है। पूरी भूमि गांव को अलॉट की गई। राजस्व की यह दर समय समय पर संशोधित की जाती थी। इसमें कर की दर जो रही है वो 60% तक रही है, 60% तक रही है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स और समझ लीजिए। तीनों व्यवस्था के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे स्थायी व्यवस्था में यदि कोई जमींदार एक निश्चित अवधि तक राजस्व जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा? उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, उसकी जगह पे फिर नया जमींदार बनाया जाता था, ठीक है। ऐसी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं करते थे। फिर किसके आधार पर करते थे? भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर करते थे। उपज से मतलब ही नहीं था कितना उग रहा है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपके पास इतना क्षेत्रफल की ज़मीन है, उसके हिसाब से आपको कर देना है, ठीक है, टैक्स देना है। ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। फिर महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था? महाल का अर्थ तो गांव ही होता है। इसमें क्या है कि महाल को या गांव के मुखिया को प्रमुख किसानों को बेदखल करने का अधिकार था। जो टैक्स देते थे उनको क्या करता था? वो बेदखल कर सकता था, ठीक है। किससे? जमीन से। तथा इस व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण
संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर होता था। ठीक है, पूरे गांव की उपज निकाल के फिर निर्धारित कर देते थे कि यहाँ पे इस रेट से राजस्व जमा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।